हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 22 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी से। एग्जाम गुरुजी आपको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी वीडियो बुक्स और फ्री वीडियोस मिलेंगे। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि भाग्य जो होता है वो भी केवल साहसी लोगों का ही साथ देता है। हम में से जो साहसी होगा उसी के भाग्य में सफलता लिखी होगी। साहसी का मतलब यहाँ पर यह है कि वो रिस्क ले सके। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वो कड़ी मेहनत कर सके और लगातार आगे बढ़ सके। कई बार हमारे जीवन में ऐसे फेजेस आते हैं जब हमें लगता है कि यार हमें ये छोड़ देना चाहिए, लेकिन साहसी व्यक्ति उस समय छोड़ता नहीं है। वो करता है और फिर उसका भाग्य खुलता है और वो नंबर 1 हो जाता है, वो सफल हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि यार वो तो बड़ा भाग्यशाली है। एक्चुअल में वो भाग्यशाली नहीं, वो साहसी है, वो मेहनती है, वो लगातार मेहनत करता है, वो लगातार, उसको भाग्य से ज्यादा अपने काम पर भरोसा है। तो आप भी अपने काम पर भरोसा कीजिए, दुनिया आपको भी भाग्यशाली कहेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि कौन सा शहर चौथी बार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो ये इंदौर है। दूसरा प्रश्न, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, लुइस एडिनबर्ग ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के। चौथा प्रश्न है कि संसद के स्पीकर्स का 5वां विश्व सम्मेलन वर्चुअली कहाँ स्थित अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से आयोजित किया? तो ये जो अंतर संसदीय संघ है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि कहाँ स्थित डेथ वैली में एक सदी से भी अधिक समय में सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है? तो डेथ वैली अमेरिका में है। वहीं छठवां प्रश्न है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 57वें स्थान पर है। ये इंटरनेट से संबंधित है। सातवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में स्थानीय निवासियों को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की गई है? ये मध्य प्रदेश में की गई है। आठवां प्रश्न है कि कौन सा चिड़ियाघर अफ्रीकी चीता को घर देने वाला दूसरा भारतीय चिड़ियाघर बना है? और ये मैसूर चिड़ियाघर है। नवा प्रश्न है कि किस कंपनी ने अपनी जॉब लिस्टिंग ऐप कोरमो जॉब्स का विस्तार भारत में किया है? और ये गूगल ने किया है। 10वां प्रश्न है कि किस देश की ऑलराउंडर क्रिकेटर लोरा मर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड ने की है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्तमान में नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार साहब, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, पूर्व आईएएस अधिकारी यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं राजीव कुमार, इनको नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। और अशोक लवासा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। लवासा पिछले दिनों आपको याद होगा इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इनके इस्तीफे को राष्ट्रपति जी ने भी स्वीकार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो मनाया जाता है ये 21 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको मनाने का फैसला किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब किया था? 14 दिसंबर 1990 को, यानी ये 1991 से हर साल मनाया जा रहा है। और ये दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उनके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े। जैसे जैसे वृद्धों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका स्वास्थ्य गिरता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको सम्मान दिया जा सके, वरिष्ठों को नागरिकों की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाए। तो उन्हें पहचानने के लिए इनके पास जीवन का बहुत लंबा अनुभव होता है, तो उनका जो अनुभव है, उनको जो सम्मान है, उनको वापस उनको दिलवाने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच में नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है? और ये समझौता हुआ है भारत और इजराइल के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत और इजराइल के बीच, दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए नए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये सांस्कृतिक समझौता 2020 से लेकर 2023 तक के लिए 3 साल का ये है। इस समझौते के तहत सहयोग के जो क्षेत्र हैं, संस्कृति और कला के विशेषज्ञों का आदान प्रदान किया जाएगा, यानी वहाँ की संस्कृति और कला से संबंधित जो लोग हैं वो भारत आएंगे, भारत के कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग इजराइल जाएंगे। उसके अलावा साहित्य उत्सव होंगे,
पुस्तक मेले होंगे और एक दूसरे की भाषाओं में प्रसिद्ध जो कार्य हैं उनका अनुवाद बढ़ाया जाएगा। जैसे वहाँ की जो भाषा है वो हिब्रू है, इजराइल की भाषा भारत की में हिंदी है, तो हिंदी, हिब्रू या भारत की और जो भाषाएं हैं उनका अनुवाद एक दूसरी लैंग्वेज में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इजराइल के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे, इजराइल ने अभी हाल ही में यूएई के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अरब कंट्री बन गया जिसने इजराइल के साथ में अपने राजनयिक संबंध बनाए हैं। बात करेंगे इजराइल की, तो यहाँ की राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा यहाँ की इजराइल की नई शेकेल है। चलिए मैप में मैं आपको अब इजराइल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इजराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे पाकिस्तान, ईरान, इराक को क्रॉस करने के बाद सीरिया पहुंचेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का सीरिया दिखाई दे रहा है, इसी की नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये पिंक कलर का जो देश आपको दिखाई दे रहा है यही इजराइल है, राइट। इजराइल की राजधानी यहाँ पर आप देख पाएंगे यरूशलेम है और ये फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लगातार प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डेड सी जो है वो इसी के तीनों देशों के बीच में, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में स्थित है। अगर इजराइल की बात करें तो इस तरफ इसकी सीमा जॉर्डन के साथ में, इस तरफ इसकी सीमा मिस्र के साथ में, इस तरफ इसकी सीमा लेबनान के साथ में, बाकी फिलिस्तीन के साथ तो इनका झगड़ा चल ही रहा है और सीरिया के साथ में सीमा लगती है। इस तरफ भूमध्य सागर है यानी कि मेडिटेरियन सी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि कीथ रोवले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो कीथ रोवले जो प्रधानमंत्री बने हैं ये त्रिनाड और टोबैगो के बने हैं। ये त्रिनाड टोबैगो एक कैरेबियन कंट्री है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कीथ रोवले ये दूसरी बार 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है और ये सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी भी सत्ता में थी, पीपुल्स नेशनल मूवमेंट पीएनएम के नेता हैं और इन्होंने हराया है पूर्व प्रधानमंत्री कमला पारस बिस्सेसर। ये भारतीय मूल की थी, तो इनकी नेतृत्व वाली जो विपक्ष की पार्टी थी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस यूएनसी, इनको केवल 19 सीटें मिली हैं, जबकि अधिकांश सीटें किनको मिली हैं, ये पीएनएम को मिली हैं। आगे बढ़ेंगे, बात त्रिनाद और टोबैगो की करेंगे। यहाँ की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, प्रधानमंत्री यहाँ के कीथ रोवले हैं और मुद्रा यहाँ की त्रिनाद और टोबैगो डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको त्रिनाद और टोबैगो लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको त्रिनाड और टोबैगो जाना है तो आपको मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे, अरब देशों को क्रॉस करेंगे, अफ्रीका को क्रॉस करेंगे और ये साउथ अटलांटिक ओशन में आप जाएंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे काफ़ी सारी ये कैरेबियन कंट्रीज़ है। इन्हीं कैरेबियन कंट्रीज़ में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है त्रिनाद और टोबैगो, एक्चुअल में त्रिनाद और टोबैगो जो है 2 द्वीप हैं। ये त्रिनाद बड़ा द्वीप है और टोबैगो ये छोटा द्वीप है। इसकी राजधानी यहाँ पर पोर्ट ऑफ स्पेन आप देख पा रहे होंगे। आसपास कौन सा देश है, तो इस तरफ वेनेजुएला है, हालांकि ये पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में स्थित है, लेकिन इसके पास में जो देश लगता है वो कौन सा लगता है, तो ये वेनेजुएला है। इस तरफ ग्रेनाडा है और भी कुछ काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं और यही देश मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि फ्रांसिस्को एशुए, इनको फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये भी प्रधानमंत्री बन गए फिर से इक्वेटोरियल गिनी के, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एशुए, ये इनका पूरा नाम है। इनको लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये 3rd टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले जो एशुए साहब थे वो 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति जो थे तेओडोरो ओबिंगो, इनको अपना इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया था, तो फिर से यही प्रधानमंत्री बन गए हैं। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य एक सेंट्रल अफ्रीकी तेल उत्पादक देश है, ये आपको याद रखना है। और वहां पर कोविड-19 महामारी और कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है उससे दोहरा आर्थिक संकट वो झेल रहा है। बात करते हैं हम इक्वेटोरियल गिनी की, तो इसकी राजधानी क्या है, तो मालाबो इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एशुए हैं और मुद्रा है कि मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। चलिए मैप में मैं आपको अब इक्वेटोरियल गिनी लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जाना है अफ्रीका में इक्वेटोरियल गिनी तो मूव करना पड़ेगा आपको अफ्रीका में। ये आप अफ्रीका देख पा रहे हैं और ये इक्वेटर है, राइट। ये आपको याद रखिएगा, इक्वेटर से इक्वेटोरियल गिनी आप इजीली पहुंच पाएंगे। तो ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर आप देखेंगे ये जो है वो इक्वेटोरियल गिनी है, यहाँ पर ये देश है और इसकी राजधानी इस
बियोको द्वीप पर है मालाबो। ये द्वीप जो है ये इसी देश का हिस्सा है और यहाँ पर इसकी राजधानी भी स्थित है। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो गैबोन है और ऊपर देखेंगे तो कैमरून है। और इस तरफ क्या लग जाता है, तो इस तरफ गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी से कहते हैं, तो ये गल्फ ऑफ गिनी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि किसने हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई है नितिन गडकरी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए, यानी देश भर के अंदर हरित राजमार्ग बने, इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है हरित पथ। हरित पथ ऐप का उद्घाटन जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा किया गया है और इसका यूज राजमार्गों पर पौधारोपण करने, प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक स्थान प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों और उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य से किया गया है। यानी कुल मिलाकर इसके अंदर जो है पौधारोपण किया जाएगा और पौधे वगैरह जो होगी उसके सारी जातियों के विवरण वगैरह रखे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि भारत, जापान और किस देश द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI ये शुरू करने की चर्चा शुरू हुई है, और ये शुरू करने की चर्चा शुरू हुई है ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन की निर्भरता को कम करने के लिए, आज सभी को पता होना चाहिए चीन जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, दुनिया भर में जो माल जाता है वो अधिकांश चाइना से ही मैन्युफैक्चर होता है, तो इसको कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI का शुभारंभ करने के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। और ये प्रस्ताव एक्चुअल में जापान का था। जापान ने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया था कि इसका उद्देश्य 2-3-4 उद्देश्य है। एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है इन देशों में, और इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलना है। इंडो पैसिफिक क्या है एक्चुअल में, इंडो पैसिफिक कहा जाता है जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, इनमें स्थित जो देश हैं, राइट। तो इसको संयुक्त रूप से इंडो पैसिफिक कहा जाता है। तो इसको महाशक्ति के रूप में बदलना, और दूसरा भागीदार देशों के बीच में एक परस्पर पूरक संबंध बनाना। परस्पर पूरक का मतलब जैसे कि ये तीनों देश आपस में एक दूसरे की पूर्ति करें, यानी कि कुछ चीजें जो यहाँ उपलब्ध है वो बनाई जाए और वो जापान में पहुंचा दी जाए, जापान में जो होता है वो यहाँ पहुंचा दी जाए। इसी प्रकार से भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी तीनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करें, तीनों स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपस में रखें। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई है। तो इंदिरा रसोई योजना जो लॉन्च की गई है वो राजस्थान में की गई है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है अपने यहाँ पर, और इस योजना के तहत जो गरीब और जरूरतमंद हैं उनको 8 रुपए प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन दिलवाने की योजना है, और राज्य सरकार इस योजना पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बात करेंगे अब हम राजस्थान की। तो मैप में देख लीजिए, भारत की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला ये राज्य है। जयपुर यहाँ की राजधानी, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीट हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ पर है, माउंट आबू नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क है। आगे बढ़ेंगे, बात 90 प्रश्न की होगी कि $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है, और ये कंपनी बन गई है एप्पल, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दिग्गज टेक कंपनी है एप्पल, और इसका मार्केट कैप जो है वो $2 ट्रिलियन पहुंच गया है। हालांकि दुनिया की ऐसी पहली कंपनी नहीं है जिसका मार्केट कैप $2 ट्रिलियन पहुंचा है, और लेकिन अमेरिका की ये पहली कंपनी है जिसने इस मुकाम को हासिल किया है। कंपनी ने 2 साल पहले ही $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था। अब दुनिया की सबसे पहली कंपनी जिसने $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था, और ये थी सऊदी अरामको। सऊदी अरामको वहाँ की सरकारी कंपनी है सऊदी अरब की, जो कि खासकर गैस और पेट्रोलियम में काम करती है। तो इसने 2019 में जब ये मार्केट में लिस्ट हुई थी तो तभी ये $2 ट्रिलियन को मार्केट कैप को क्रॉस कर गई थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसका 1820 अरब डॉलर का इसका जो है वर्तमान में मार्केट पूंजीकरण है, यानी कि मार्केट कैप है। आगे बढ़ के बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था उसमें 4 नाम थे, लेकिन इस बार एक और नाम इसमें बढ़ गया है, तो ये आपको याद रखना है, और ये नाम बढ़ा है रानी रामपाल का, यानी 5 लोगों को इस बार दिया जाएगा।
रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और रानी रामपाल, साथ में मरियप्पन थंगावेलु। यानी कि डी ऑप्शन अब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो इस साल खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको पाने वाले 5 खिलाड़ी हैं। और 5 खिलाड़ियों में शामिल है क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान है विनेश फोगाट, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है मरियप्पन थंगावेलु, और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, और महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। तो इन 5 लोगों को इस बार ये पुरस्कार दिया जाना है। और कोविड-19 जो महामारी दुनिया भर के अंदर फैली हुई है, उसके कारण इस बार इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन वर्चुअली होगा। 29 अगस्त को इसका आयोजन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस पर। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद, ये आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और हर बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं वो इसी दिन वितरित किए जाते हैं। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, और ये उम्मीदवार होंगी अमेरिका में। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप इसे बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बधाई, और जिन्होंने उत्तर नहीं देते हैं वो प्लीज उत्तर जरूर दिया करें। आगे बढ़े उससे पहले ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है। MPPSC के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि सर्वाधिक दिन सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए। तो इनमें से कौन बने हैं और कितने दिनों ने सत्ता संभाली है, तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।